दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान की मिसाल है। ये कहानी है चंदू भाई वीरानी की, एक साधारण किसान के बेटे जिन्होंने गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरुआत की और अपनी लगन और परिवार के साथ मिलकर बालाजी वेफर्स को 5,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बना दिया। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों की है जिन्हें पार करके चंदू भाई ने अपने सपनों को हकीकत में बदला। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस छोटे से गांव से जहां सब कुछ शुरू हुआ। बात है 1957 की, जब गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव धुंधोराजी में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था चंदू भाई वीरानी। गांव इतना छोटा था कि वहां सिर्फ 2,000 लोग रहते थे। चंदू भाई के पिता पोपट भाई एक साधारण किसान थे। उनके खेतों में बाजरे, मूंगफली और कपास उगते थे, लेकिन बारिश पर निर्भर खेती से इतनी कमाई नहीं होती थी कि परिवार का गुजारा आसानी से हो सके। चंदू भाई 4 भाई बहनों भीखू भाई, मेघजी भाई, कनु भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही चंदू भाई के कंधों पर जिम्मेदारी थी। सुबह सुबह खेतों में पिता के साथ काम करना, फिर स्कूल जाना और शाम को घर लौटकर मां की मदद करना। उनका दिन मेहनत से भरा होता था। पढ़ाई में वे औसत थे, लेकिन उनकी समझ और मेहनत करने की आदत कमाल की थी। लोग कहते थे, चंदू तो कुछ बड़ा करेगा, इसकी आंखों में चमक है। लेकिन आर्थिक तंगी ने उनके सपनों पर ब्रेक लगा दिया। 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और खेतों में पिता का हाथ बटाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, 1970 के दशक आते आते हालात और बिगड़ गए। लगातार सूखे और बारिश की कमी ने खेती को मुश्किल बना दिया। पोपट भाई को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। उस जमीन से मिले 20,000 रुपए, जो उस समय बड़ी रकम थी, उन्होंने अपने 3 बेटों चंदू भाई, भिखू भाई और मेघजी भाई को दे दिए। पिता ने कहा, जाओ शहर में कुछ करो, गांव में अब कुछ नहीं बचा। उस वक्त चंदू भाई की उम्र थी सिर्फ 15 साल। 1972 में चंदू भाई और उनके 2 भाइयों ने अपने गांव को अलविदा कहा और राजकोट की ओर रुख किया। राजकोट, जो जामनगर से 79 किलोमीटर दूर था, उनके लिए एक नई दुनिया था। उनके पास थे 20,000 रुपए और ढेर सारे सपने। खेती का अनुभव होने की वजह से उन्होंने सोचा कि खाद और कृषि उपकरणों का व्यवसाय शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। अनुभव की कमी और कुछ धोखेबाज वितरकों ने उनके इस पहले प्रयास को फेल कर दिया। नकली खाद की आपूर्ति ने उनकी सारी पूंजी डुबो दी। 2 साल बाद 1974 में वे खाली हाथ रह गए। ये चंदू भाई के लिए बड़ा झटका था। परिवार की हालत इतनी खराब हो गई कि वे किराए के मकान का 50 रुपए का किराया भी नहीं दे पाए। एक रात उन्हें चुपके से घर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन चंदू भाई की ईमानदारी देखिए, बाद में उन्होंने वो किराया चुकाया, क्योंकि उनका दिल कहता था, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। इस मुश्किल वक्त में चंदू भाई और उनके भाइयों ने राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में छोटी मोटी नौकरियां शुरू की। चंदू भाई कैंटीन में काम करने लगे। काम आसान नहीं था। टिकट बेचना, पोस्टर चिपकाना, टूटी सीटों की मरम्मत करना और कैंटीन में चाय नाश्ता परोसना। बदले में मिलती थी 90 रुपए की मासिक तनख्वाह और कभी-कभी चौराफरी और चटनी। लेकिन चंदू भाई ने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते थे, हर काम में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एस्ट्रॉन सिनेमा में काम करते हुए चंदू भाई की नजर एक बात पर गई। लोग मूवी देखते वक्त नमकीन और वेफर्स खूब खाते थे। उस समय 1970 के दशक में भारत में नमकीन और वेफर्स का बाजार अभी नया नया उभर रहा था। स्थानीय दुकानों में बिकने वाले वेफर्स की मांग बढ़ रही थी। चंदू भाई और उनके भाइयों ने कैंटीन में रेडीमेड वेफर्स बेचना शुरू किया, जो एक स्थानीय सप्लायर से खरीदे जाते थे। लेकिन सप्लायर की लापरवाही और देरी ने उन्हें परेशान कर दिया। एक दिन चंदू भाई ने अपने भाइयों से कहा, क्यों ना हम खुद वेफर्स बनाएं। अगर हम बेहतर स्वाद और ताजगी दे सकें तो लोग हमारे वेफर्स जरूर खरीदेंगे। ये विचार उनके दिमाग में आग की तरह फैल गया। 1976 में उनकी मेहनत और लगन को देखकर सिनेमा के मालिक गोविंद खूंट ने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट चंदू भाई और उनके भाइयों को दे दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की स्थिर आय होने लगी। ये रकम उस समय उनके लिए बहुत बड़ी थी।
1981 तक उनके भाई रामजी भाई ने राजकोट में एक बड़ा मकान खरीदा, जिसमें एक विशाल आंगन था। यहीं से चंदू भाई ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। 1982 में चंदू भाई ने अपनी छोटी सी बचत 10,000 रुपए से अपने घर के आंगन में एक छोटा सा शेड बनाया और आलू के वेफर्स बनाना शुरू किया। उनकी पत्नी गीताबेन और भाइयों की पत्नियों ने घरेलू रेसिपी के साथ मसाला सैंडविच और वेफर्स बनाए। नाम रखा गया बालाजी, जो पास के हनुमान मंदिर और उनके घर में रखी हनुमान जी की कांच की मूर्ति से प्रेरित था। शुरुआत में चंदू भाई और उनके भाई साइकिल पर वेफर्स के पैकेट लादकर राजकोट की गलियों में बेचने जाते, लेकिन कई दुकानदारों ने उनके वेफर्स को ठुकरा दिया, कहते हुए ये बड़े ब्रांड्स जैसे नहीं हैं। कुछ ने पैसे देने में देरी की, कुछ ने पैकेट खराब होने का बहाना बनाया। ये शुरुआती दिन निराशाजनक थे, लेकिन चंदू भाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेहतर किया, गुजराती स्वाद के हिसाब से मसाले डाले और पैकेजिंग को आकर्षक बनाया। 1980 के दशक के मध्य तक उनकी मेहनत रंग लाई। सिनेमा हॉल के बाहर और स्थानीय दुकानों में लोग बालाजी वेफर्स की मांग करने लगे। चंदू भाई की रणनीति थी बेहतरीन स्वाद, सस्ती कीमत और ताजगी। उनकी पत्नी गीताबेन ने रेसिपी और गुणवत्ता पर ध्यान दिया, जबकि भिखू भाई और कनु भाई ने डिलीवरी और मार्केटिंग संभाली। परिवार की एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1984 तक चंदू भाई ने साइकिलों की जगह मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे डिलीवरी तेज हुई। वे प्रतिदिन 50-60 किलो वेफर्स बेचने लगे। उस समय के लिए यह बड़ी बात थी। लोग कहने लगे, बालाजी के वेफर्स में कुछ खास है। 1989 में चंदू भाई ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने बैंक से 50 लाख रुपए का कर्ज लिया और राजकोट के AGGIDC में उस समय की सबसे बड़ी वेफर्स फैक्ट्री बनाई। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब तक वे घर में वेफर्स बना रहे थे, लेकिन इस फैक्ट्री ने उनकी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। 1992 में चंदू भाई और उनके भाइयों ने बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। गुजरात में उनका नाम अब हर जगह गूंज रहा था। मसाला वेफर्स, नमकीन और फरसाण जैसे उनके उत्पाद हर घर में पहुंचने लगे। 1990 के दशक तक बालाजी वेफर्स गुजरात का एक स्थापित ब्रांड बन चुका था। चंदू भाई की मेहनत, परिवार का साथ और ग्राहकों का प्यार इसकी वजह थे। लेकिन चंदू भाई के सपने यहीं नहीं रुके। वे चाहते थे कि बालाजी वेफर्स पूरे भारत में मशहूर हो और एक दिन दुनिया भर में भारतीय स्वाद की धूम मचाए। 1990 का दशक शुरू हुआ और चंदू भाई के सपने अब आसमान छूने को तैयार थे। गुजरात में तो बालाजी वेफर्स का नाम हर गली नुक्कड़ पर गूंज रहा था। मसाला वेफर्स, नमकीन और चटपटे फरसाण की खुशबू हर दुकान से उठ रही थी। लोग कहते थे, बालाजी के वेफर्स में कुछ खास बात है, ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। लेकिन चंदू भाई का दिल अब गुजरात से बाहर की ओर देख रहा था। वे चाहते थे कि उनका ब्रांड पूरे हिंदुस्तान में छाए और एक दिन विदेशों में भी भारतीय स्वाद की धूम मचाए। चंदू भाई ने अपने भाइयों भिखू भाई, मेघजी भाई और कनु भाई के साथ मिलकर एक योजना बनाई। पहला लक्ष्य था पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बालाजी वेफर्स को पहुंचाना। लेकिन यह आसान नहीं था। उस समय बाजार में बड़े बड़े नाम जैसे हल्दीराम, बिकानो और लेस पहले से ही अपनी जड़ें जमा चुके थे। उनके पास थे भारी भरकम मार्केटिंग बजट, टीवी पर चमकते विज्ञापन और देश भर में फैला डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चंदू भाई के पास न तो इतना पैसा था, न ही कोई बड़ा नाम, लेकिन उनके पास था एक अनमोल हथियार, उनके वेफर्स का स्वाद और ग्राहकों का भरोसा। चंदू भाई ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई, कम कीमत, बेहतरीन स्वाद और ताजगी। उन्होंने अपने वेफर्स को बड़े ब्रांड्स की तुलना में सस्ता रखा ताकि गांव का आम आदमी भी इसे खरीद सके। उनकी पत्नी गीताबेन और भाइयों की पत्नियों ने नई नई रेसिपी बनाई, टमाटर टैंग, चीज मसाला और मसालेदार भुजिया, जो हर राज्य के स्वाद को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। चंदू भाई खुद दुकानों पर जाते, दुकानदारों से बात करते और ग्राहकों की राय लेते। अगर कोई कहता थोड़ा और मसाला डालो, तो वे रातों रात रेसिपी में बदलाव कर देते। 1995 तक बालाजी वेफर्स ने महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई
मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के जयपुर जैसे शहरों में अपनी जगह बना ली। चंदू भाई ने स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साझेदारी की और यह सुनिश्चित किया कि उनके वेफर्स समय पर दुकानों तक पहुंचे। वे कहते थे, हमारा वेफर ताजा होना चाहिए, जैसे घर में अभी-अभी बना हो। इस जुनून ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। चंदू भाई समझ गए थे कि अगर बड़े स्तर पर जाना है तो तकनीक का सहारा लेना होगा। 1990 के दशक के अंत में उन्होंने अपनी AGGIDC फैक्ट्री में स्वचालित मशीनें लगाईं। ये मशीनें आलू को पतले-पतले काटती, सही तापमान पर तलती और पैकेट में पैक करती। लेकिन चंदू भाई ने एक बात का खास ध्यान रखा, मशीनें भले ही काम करें, लेकिन स्वाद वही रहेगा जो उनकी मां और पत्नी की रसोई से आया था। वे कहते थे, मशीनें गति दे सकती हैं, लेकिन स्वाद दिल से आता है। उन्होंने नए-नए उत्पाद लॉन्च किए। मसाला वेफर्स और नमकीन के अलावा उन्होंने चीज बॉल्स, मूंग दाल और रतलामी सेव जैसे स्नैक्स पेश किए। पैकेजिंग पर भी खास ध्यान दिया गया। चंदू भाई ने रंग-बिरंगे टिकाऊ पैकेट डिजाइन किए, जो न केवल आकर्षक थे, बल्कि वेफर्स को लंबे समय तक ताजा रखते थे। उनकी रणनीति थी छोटे पैकेट, सस्ती कीमत। एक 5 रुपए का पैकेट भी बाजार में उतारा ताकि स्कूल का बच्चा भी इसे खरीद सके। लेकिन दोस्तों, रास्ता आसान नहीं था। बड़े ब्रांड्स ने अपने टीवी विज्ञापनों और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से बाजार पर कब्जा करने की कोशिश की। चंदू भाई के पास विज्ञापन के लिए बड़ा बजट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने माउथ टू माउथ मार्केटिंग का जादू चलाया। उनका मानना था, अगर ग्राहक को स्वाद पसंद आएगा तो वो खुद हमारा विज्ञापन बनेगा। इसके लिए उन्होंने गुणवत्ता पर कभी समझौता नहीं किया। हर बैच की जांच होती थी और अगर एक भी पैकेट खराब निकलता तो उसे तुरंत हटा दिया जाता। एक और बड़ी चुनौती थी कच्चे माल की कीमतों का उतार चढ़ाव। आलू, तेल और मसालों की कीमतें अक्सर बढ़ जाती थी। चंदू भाई ने इसका हल निकाला। वे स्थानीय किसानों के साथ लंबे अनुबंध करने लगे। उन्होंने किसानों को बेहतर बीज और खेती की तकनीकें दी ताकि उन्हें लगातार अच्छी गुणवत्ता के आलू मिले। इस तरह उन्होंने न केवल अपनी लागत नियंत्रित की, बल्कि स्थानीय किसानों की जिंदगी भी बेहतर की। चंदू भाई की सफलता की नींव थी उनका परिवार। उनके भाई भिखू भाई ने उत्पादन को संभाला, मेघजी भाई ने पैसे का हिसाब किताब देखा और कनू भाई ने डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत किया। उनकी पत्नी गीता बेन ने न केवल रेसिपी में योगदान दिया, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को एक परिवार की तरह जोड़े रखा। चंदू भाई अपने कर्मचारियों को बोनस, स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छा माहौल देते थे। वे कहते थे, जो हमारे साथ काम करता है वो हमारा परिवार है। 2000 तक बालाजी वेफर्स उत्तर भारत के कई राज्यों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में पहुंच चुका था। दुकानों पर लोग कहते, बालाजी का मसाला वेफर लाओ, वही वाला। चंदू भाई का सपना अब हकीकत में बदल रहा था। 2000 के दशक की शुरुआत में चंदू भाई ने सोचा, क्यों ना बालाजी वेफर्स को विदेशों में ले जाए। उन्होंने मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय को लक्षित किया। लेकिन विदेशी बाजार में जाना आसान नहीं था। हर देश का स्वाद अलग था, नियम अलग थे और पैकेजिंग के मानक अलग थे। चंदू भाई ने स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर काम शुरू किया। मध्य पूर्व के लिए मसालेदार वेफर्स बनाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हल्के स्वाद वाले स्नैक्स तैयार किए। उन्होंने ISO सर्टिफिकेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया और अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों के लिए अनुकूलित किया। 2005 तक बालाजी वेफर्स की निर्यात बिक्री तेजी से बढ़ी। दुबई की दुकानों से लेकर लंदन के भारतीय स्टोर्स तक बालाजी के पैकेट दिखने लगे। चंदू भाई को गर्व होता था जब विदेशों में लोग उनके वेफर्स खाते और कहते, ये तो घर जैसा स्वाद है। 2000 के दशक में चंदू भाई ने अपनी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया। राजकोट में एक नई अत्याधुनिक फैक्ट्री बनाई जो प्रतिदिन 100 टन से अधिक वेफर्स बना सकती थी। इसके अलावा उन्होंने वलसाड़ और इंदौर में नई फैक्ट्रियां खोली ताकि देश के हर कोने में ताजा वेफर्स पहुंच सकें। इन फैक्ट्रियों में पर्यावरण अनुकूल मशीनें लगाई गईं जो कम बिजली खपत करती थीं। चंदू भाई ने डिजिटल तकनीक को भी अपनाया। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया जिसने इन्वेंट्री, उत्पादन
और डिलीवरी को और आसान बना दिया। अब ट्रक समय पर निकलते और दुकानों तक सामान बिना देरी के पहुंचता। चंदू भाई ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उन्होंने धुंधोराजी में स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों के लिए दान दिया। उनकी कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार दिया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। चंदू भाई कहते थे, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन समाज को लौटाना उससे भी जरूरी है। 2025 तक बालाजी वेफर्स भारत के स्नैक्स बाजार में 25% से अधिक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है। कंपनी अब 200 से अधिक उत्पाद बनाती है और इसका टर्नओवर 5000 करोड़ रुपए के करीब है। चंदू भाई के बेटे प्रवीण, कीरू और मनीष अब व्यवसाय को संभाल रहे हैं, लेकिन चंदू भाई का मार्गदर्शन आज भी उनकी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी चंदू भाई वीरानी की कहानी, एक साधारण किसान से 5000 करोड़ रुपए के साम्राज्य तक की यात्रा। एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने हार नहीं मानी, अपने परिवार को साथ लिया और अपने स्वाद से दुनिया को जीत लिया।